ओके। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक सर फिजिक्स फैकल्टी आज आपके लिए लेकर आया हूँ हीट 1 का लेक्चर नंबर 6 है। और आज हम ये लेक्चर थोड़ा टफ होगा क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो स्टूडेंट को मोस्टली टफ लगता है। लेकिन फर्दर हमने पिछली क्लास में देखा कि कैसे हीट ट्रांसफ़र होता है, यानी कि हीट करंट इक्वल टू के थर्मल कंडक्टिविटी इंटू एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू डेल्टा टी मतलब हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर अपॉन लेंथ ऑफ द स्लैब। तो ये हमारा फार्मूला था करंट हीट करंट की। तो उसी में हम आगे बढ़ते हुए आज का सिलेबस नोट कर ले पहले, उसके बाद हम देखते हैं कि हमें आगे क्या पढ़ना है। तो स्टूडेंट टेंशन नहीं लेने का, और इसमें कुछ ऐसा नहीं छोड़ा जा रहा है कि आपको इस तरह पढ़ने की ज़रूरत पड़े। अगर आप इतना पढ़ते हो तो मैं कन्फर्म कहता हूँ मेरे लेक्चर अगर आपको पूरी तरह से याद है, जो क्वेश्चन कराया हूँ उस क्वेश्चन को आपने अच्छे से ग्रैप्स किया है, उसके कॉन्सेप्ट को ग्रैप किया है, तो जेईई एडवांस का एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे आया हुआ। एक्चुअली क्या होता है कि जेईई एडवांस क्या पूछ ले किसी को नहीं पता है। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं लेकिन वो कॉन्सेप्ट से हट के नहीं पूछेगा। तो सारे कॉन्सेप्ट को कवर किया गया है बाय एकदम सिंपल एग्जांपल्स द्वारा। तो आपको क्या होता है कि कोई स्पून फीडिंग नहीं की गई है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा के स्पून फीड कर दिया गया है। जो आप जेईई एडवांस या क्वेश्चन पकड़ने जा रहे हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप यहाँ से कॉन्सेप्ट उठाइए, वो कैसे अप्लाई किया है मैंने वो देखिए, उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करके उसमें आप एक्सपर्ट बनते हो। क्योंकि आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं और अच्छे मार्क्स भी लाने होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स पर डे का जो है होता ही है। अगर आप वाकई चाह रहे हो कि दूसरों लोगों से मेरी ज़िंदगी बदल जाए, यानी कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो यू हैव टू डू हार्ड वर्क। अगर कोई बोलता है कि नहीं मैं आपका 2 घंटे 3 घंटे में आप मेरा लेक्चर देख को कर लो जाए, तो वो झूठ बोलता है, बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहा है। और ये झूठ आपकी लाइफ को बहुत बड़ा कॉस्ट देगा, यानी कि आपका बहुत बड़ा नुकसान करेगा। तो आप समझ लो आपको पढ़ना है क्या है। मैं हेल्प कर सकता हूँ कॉन्सेप्ट को डिलीवर करने में। अगर मैंने कॉन्सेप्ट कोई बताया है जितना आपको चाहिए और आप उसको पकड़ रहे हो और उस पर मेहनत कर रहे हो, तभी आप आगे जा सकते हो। ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें जादू कि कोई तो आपके दिमाग में घुसा दे। स्पून फीडिंग किया जा सकता है, हाँ, लेक्चर को थोड़ा एंटरटेनिंग बनाया जा सकता है, लेकिन कोई भी आपको विदाउट योर मेहनत की निकलवा दे तो ऐसा इम्पॉसिबल है। तो लेट्स स्टार्ट विद सिलेबस जो हम आज पढ़ेंगे। तो सिलेबस में देख लेते हैं सिलेबस क्या है आज का। पहला टेम्परेचर ग्रेडियंट के बारे में थोड़ी सी बात होगी। टेम्परेचर ग्रेडियंट। दूसरा है ग्राफ बिटवीन TH और TL एंड लेंथ के बीच में। ये ग्राफ देखा जाएगा किस तरह लेंथ बढ़ रही है, तो TH और TL आ रहा है। और तीसरा है बिफोर स्टडी स्टेट। बिफोर स्टडी स्टेट क्या होता है, उसका ग्राफ क्या होता है, उसमें कहानी क्या चलती है, उसके बारे में बात करेंगे थोड़ा बहुत। ये हमारे सिलेबस में है नहीं, स्टडी स्टेट की ही बात की जाती है, तो नॉर्मली उस पर ही सब कुछ चर्चा है। उसके बाद चौथा जो मेन टॉपिक है आज है वो है थर्मल रेजिस्टेंस। तो आगे के लेक्चर इसी पे होंगे, थर्मल रेजिस्टेंस पे ही होंगे। तो आज हम थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे और ये थोड़ा सा जो है पिछले टॉपिक से रह गया है। तो लेट्स स्टार्ट विद टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो टेम्परेचर किसी भी हम लोग कई सारे ग्रेडियंट पढ़ेंगे। टेम्परेचर ग्रेडियंट है, हमारे पे वेलोसिटी ग्रेडियंट है, हमारे पास जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट कभी भी होता है, ग्रेडियंट का मतलब होता है कि डिस्टेंस में चेंज जब हो तब उस क्वांटिटी में कितना चेंज होता है वही दिखाया जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई क्यू क्वांटिटी का ग्रेडियंट दिया हुआ है तो वो ड्यू क्यू चेंज हो रहा है, तो उसका ग्रेडियंट क्या होगा, ग्रेडियंट का फार्मूला होगा डी क्यू अपॉन डी एक्स। मोस्टली
ये नेगेटिव के साथ आता है। क्यों? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो हायर से लोअर वैल्यू जा रही होती है। हो भी सकता है, प्लस भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये देखने को मिलता है। जैसे कि पोटेंशियल ग्रेडियंट में आप देखोगे वहाँ पे भी माइनस लगा होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाते हैं कि कैसे डिस्टेंस चेंज होता है। उसी तरह टेम्परेचर में भी हम देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर का। तो ग्रेडियंट का मतलब यही होता है कि क्वांटिटी में चेंजेस अपॉन डिस्टेंस में चेंजेस। तो इसको इसमें समझाते हैं कि एक स्लैब है। क्या है? स्लैब है। स्लैब का टेम्परेचर T है और ये हायर टेम्परेचर पे है, हायर टेम्परेचर पे है। ये इंड इसका हायर टेम्परेचर पे है और ये लोअर टेम्परेचर पे है। किस पे है? लोअर टेम्परेचर पे है। तो इसको TL मान लो, इसको TH मान लो। तो ये T है। तो हम देखते हैं कि अगर आप X डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा dx लेते हो, छोटा सा dx, एकदम इतू सा छोटा सा dx लेते हो, तो टेम्परेचर हमारा क्या हो जाएगा? T dt। छोटा सा टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा। तो हम जब हायर से लोअर जाएंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगी। ये छोटा सा इतू सा जो ये टेम्परेचर आया है ना चेंज, वो नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं ना, हम करंट इसमें आई आगे की तरफ लेते हैं। करंट का मतलब होता है हीट करंट, हीट करंट dq अपॉन dt। तो जैसे हम फर्दर आगे बढ़ते हैं, हमें पता है कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में ही करंट का फ्लो होगा, तो ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव आएगी। तो हमने हीट करंट क्या पढ़ा है? I बराबर dq अपॉन dt इजकल टू के, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है हमने ए ले रखा है, ए dt अपॉन dx। ये लेंथ जो है, छोटी सी लेंथ, छोटा सा टेम्परेचर में डिफरेंस, छोटी सी लेंथ। अब क्या है? लेंथ। अब ये क्वांटिटी तो नेगेटिव है, तो ये हीट करंट तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती है, तो ये नेगेटिव लगता है। तो हमारे पास ये आता है टेम्परेचर ग्रेडियंट के रूप में। तो ये वाली जो क्वांटिटी है इसी को बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो नेगेटिव वाला पार्ट कहां से आया? क्योंकि ये हीट करंट नेगेटिव हो नहीं सकती है, लेकिन ये वाला नेगेटिव दे देगा। क्योंकि हायर से लोअर जाओगे तो हमेशा जो चेंजेस होते हैं यानी dt होती है वो फाइनल माइनस इनिशियल, छोटा सा फाइनल इनिशियल का होता है। तो फाइनल तो कम है, ये क्या है? कम है, और ये क्या है? ज़्यादा है। कम में से ज़्यादा घटाओगे तो ये क्वांटिटी नेगेटिव आएगी। तो जब ये नेगेटिव आएगी तो ये नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा, इस वजह से ये नेगेटिव आया है। तो कॉन्सेप्ट यही था, हमने डिलीवर कर दिया है। इस पे क्वेश्चन वैसे आते नहीं है, लेकिन आपको पूछ लेगा ऐसे एज ए जे कुछ भी पूछ सकता है। अगर आपको पूछ ले तो आप इसको हल कर सकते हो। हम इस क्वेश्चन पे आगे फर्दर क्वेश्चन करेंगे। तो इसको मिटाते हैं और चलते हैं। आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो एक क्वेश्चन कर लें हीट करंट का। क्या कहता है कि हमारे पास एक टर्मिनल है जो हायर टेम्परेचर पे है, जिसकी वैल्यू 100 डिग्री पे है। इसके बीच में एक स्लैब लगा हुआ है या एक रॉड लगी हुई है, एक रॉड लगी हुई है, और इधर का ये टेम्परेचर 0 डिग्री है। ये रॉड लगा हुआ है। इस रॉड का जो एरिया है ए है, और ए बराबर क्या दिया हुआ है? इस रॉड का जो रेडियस है, एरिया ए जो है, रेडियस 1 सेंटीमीटर है। तो पाई 1 का स्क्वायर सेंटीमीटर में है, तो उसको मीटर में चेंज कर लेंगे।
बाई 100 का स्क्वायर से। उसके बाद इसका तुमको क्या दिया हुआ है, के 10 वाट पर केल्विन मीटर, और ये टोटल लेंथ जो है एल दी हुई है। तो क्वेश्चन क्या पूछता है कि इसके मिड पे टेम्परेचर बताओ क्या। कह रहा है कि जब हीट ट्रांसफ़र होता है, इसमें हीट ट्रांसफ़र होता है, अब हीट ट्रांसफ़र होता है, हीट ट्रांसफ़र होने का जो करंट वैल्यू दिया है 20 जूल पर सेकेंड से हो रहा है। अगर ये 20 जूल पर सेकेंड से हीट का ट्रांसफ़र कर रहा है, आई की वैल्यू है 20 जूल पर सेकेंड से हीट का ट्रांसफ़र कर रहा है, तो मिड में टेम्परेचर क्या होगा उसको बताना है। मिड में टेम्परेचर क्या होगा उसको बताना है, अगर ये 20 जूल पर सेकेंड से हीट का ट्रांसफ़र कर रहा है। तो देखो क्या होता है कि जो ये हीट है, आई की वैल्यू हर जगह पे सेम होगा, है ये बात ऑब्वियस ही लग रही है कि एक ही रॉड है, जो आई जाएगा वो हर जगह सेम होगा। तो हम देख लेते हैं, अगर यहाँ से यहाँ तक जो करंट जाएगी वही करंट यहाँ से यहाँ तक जाएगी, तो ये मिड है, तो ये L बराबर 10 मीटर दिया हुआ है, L बराबर 10 मीटर दिया हुआ है। तो ये जो है 5 मीटर पे होगा, और ये कितने पे होगा, 5 मीटर पे होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो करंट 5 मीटर तक करंट जाएगी, हीट करंट, वही फर्दर आगे जाएगी। तो हम लगा देते हैं I1 बराबर I2 ऐसे रख लेते हैं। I1 क्या है, तो एरिया यही है, A, K की वैल्यू और T हायर माइनस, हायर का मतलब हो गया 100 माइनस T अपॉन L क्या है 5 इक्वल टू एरिया वही है, K भी इसके लिए वही है, इस बार T हायर है, 0 लोअर है अपॉन 5, क्योंकि यहां से यहां तक जाने वाली करंट भी सेम होगी। तो K ने K को मारा, A ने A को मारा, 5 ने 5 को मारा, तो 2T बर इक्वल टू 100, तो T इक्वल टू 50 डिग्री। तो देखो भाई एकदम साफ साफ दिख रहा है, पता चला कि यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा 50 डिग्री होगा। तो क्वेश्चन नोट कर ले, और जो डाउट हो उसको कमेंट सेक्शन में हमको जो है बताइए, तो हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको आ रहे हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको सिंपल लगेंगे। तो अगला स्टार्ट करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटाते हैं, फिर अगला स्टार्ट करते हैं ग्राफ। ग्राफ भी आता है, ग्राफ। तो हम दो इंड लेते हैं, क्या कहते हैं, दो टर्मिनल इंड्स लेते हैं। एक को हम TH पे रख देते हैं, एक रॉड लेते हैं, एक रॉड लेते हैं, और एक इंड होता है जो लोएस्ट टेम्परेचर पे है। रॉड का K दिया हुआ है, रॉड की लंबाई L दी हुई है, और रॉड का एरिया जो है ये एरिया A दिया हुआ है। और ये रॉड पहले क्या थी, पहले ये रूम टेम्परेचर पे थी, किस पे थी, रूम टेम्परेचर पे थी। पहले ये रॉड रूम टेम्परेचर पे थी। तो अब देखो जब इस रॉड को यहाँ पे लगाया जाएगा हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर 20 डिग्री होता है, तो ये स्टडी स्टेट में आने से पहले कुछ एनर्जी खाएगा। तो बिफोर स्टडी स्टेट इसकी स्टडी होगी और आफ्टर स्टडी स्टेट इसकी स्टडी होगी। लेकिन ये जो ग्राफ है ये स्टडी स्टेट पे, हम मानते हैं कि ये इसके साथ क्या इक्विलिब्रियम बना लिया हुआ है। क्या होता है कि जैसे जैसे ये इधर का
हायर टेम्परेचर जब आगे बढ़ेगा तो वो घटेगा, क्योंकि अगर आपको हीट ट्रांसफ़र करनी है तो हीट एक जगह से दूसरे जगह में जाने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस मांगता है। जिस समय टेम्परेचर डिफरेंस 0 हो गया तो हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर में कमी दिखेगी। वही तो ग्राफ बनाना है हमको। तो हम मानते हैं कि स्टडी स्टेट आ गया है। तो स्टडी स्टेट आ गया है तो हम x डिस्टेंस पे जाके हैं एक टेम्परेचर Tx लेते हैं, x डिस्टेंस पे जाके एक टेम्परेचर Tx लेते हैं। तो Tx, TH, TL और L के बीच में यानी लेंथ के बीच में हमें एक ग्राफ बनाना है। तो उसके लिए हम पहले क्या नाम है वो, हमें पता है कि इसमें अगर एक आई करंट फ्लो होगी, हीट करंट, यहाँ पे आई करंट का मतलब है हीट करंट। तो चूंकि ये सीरीज की तरह दिख रहा है, मतलब इसमें अगर तुम पानी बहाओगे पाइप की तरह, तो जो पानी यहाँ से इस एरिया से निकलेगा वही पानी यहाँ इस एरिया से निकलेगा। ये ऑब्वियस सी बात होती है जो आपको पता होना चाहिए कि अगर एक ही रॉड है तो चाहे उससे इलेक्ट्रिक करंट जाए, चाहे उससे वाटर जाए, चाहे उससे हीटर करंट जाए, मतलब हीट करंट जाए, वो सब सेम होंगे, क्योंकि ये रॉड का हर जगह एरिया सेम है, इसकी लेंथ सेम है, लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप किसी एक छोटे से ds का लेते हो या dx सेम है, इसका k सेम है, तो यार करंट तो सेम जाएगी। और सबसे ऑब्वियस सा सबसे आसान एग्जाम्पल होता है पाइप ले लो, उसमें से पानी बहा दो। तो जो पाइप एक क्रॉस, अगर वो पाइप पूरी तरह से भर के जा रही है तो जो पाइप में एक क्रॉस सेक्शन एरिया से निकलेगा वही दूसरे क्रॉस सेक्शन एरिया से निकलेगा। तो हमें पता चला कि यहाँ से निकलने वाली, यहाँ से इंटर करने वाली जो करंट है वही करंट यहाँ से लीव करेगी। तो हम करंट को इक्वल कर लें, आई इंटर आई एग्जिट। अभी जो इंटर करेगी वही तो एग्जिट करेगी। अब देखो हमने Tx पे लिया है, तो सपोज करो ये यहां तक का करंट ले लेते हैं, तो वहां तक का करंट क्या हो जाएगा, K A TH माइनस TX अपान X। डिस्टेंस क्या है, X है। ये इक्वल हो जाएगा K A, इस बार Tx बड़ा है TL से, अपान यहां से यहां तक की करंट। तो वहां से वहां तक की करंट क्या हो जाएगा, या तो हम ये ले ले कि इसमें जब यहां से यहां तक की जाने वाली करंट L माइनस एक्स रख सकते हो, लेकिन हम ये लेते हैं कि यहां से यहां तक जो करंट जाएगी तो वही तो यहां से यहां तक जाएगी और वही पूरे में भी तो जाएगी। तो इसको यहां से यहां जाने के बजाय सीधे ले लो पूरा। बात समझ में, हमने क्या चेंज किया है, देखिए कंफ्यूज मत होइए। यहां से यहां तक जो करंट जाएगी वही यहां से यहां तक जाएगी। ये बात समझ में आई, यानी कि इस छोटे से स्लैब में जो करंट जाएगी हीट करंट, ये पूरे स्लैब में भी वही करंट जाएगी। ये समझना बहुत जरूरी है। हम Tx माइनस TL लेके L माइनस एक्स भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, बात एक ही है कि इस छोटे से स्लैब में जो करंट आई जाएगी वो पूरे के पूरे स्लैब में भी करंट आई जाएगी। तो K ने K को मारा, A ने A को मारा, तो हमारे पास क्या आ गया, इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि हमारे पास बोर्ड नहीं है उतना। थोड़ा हमको अपने राइटिंग पे वर्क करना होगा। तो हमें Tx की वैल्यू निकालनी है, तो हम ले लेंगे Tx इक्वल टू, ये उधर गया है तो ये TH कैसे, ये वाला माइनस, ये इधर ले जाएंगे तो x जाएगा, इसको ले जाएंगे प्लस आएगा तो ये वाला माइनस होगा। तो TH माइनस TL और उसके बाद x अपान L। कन्फ्यूज मत होइएगा, इसको घर जाके अपने से सॉल्व करिएगा। इसको यहाँ पे लाओगे और उसके बाद ये यहाँ से चला जाएगा तो ये बचेगा, ये इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये इधर आएगा तो माइनस आएगा।
तो वही मैंने किया है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई जिसका हमें ग्राफ बनाना है। तो इसको मिटा देते हैं। कोशिश करिए कि एक बार कैलकुलेशन को, कॉन्सेप्ट को सीखिए और कैलकुलेशन अपने से कीजिए। कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है अपने से, क्योंकि कैलकुलेशन पेपर में आपको ही करना है और कैलकुलेशन प्रैक्टिस मांगता है। आपके पास प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपके कैलकुलेशन गलत होंगे, आपके नंबर माइनस होंगे। जहाँ पे आप 4 नंबर पा सकते हैं या 3 नंबर पा सकते हैं, उस पर -1 होके वो -5 नंबर आपका घटा देगा। तो बहुत ज़्यादा नंबर घट जाते हैं अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है और फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो। तो ग्राफ बनाने के लिए अब ये देखो, ये क्वेश्चन इस तरह है, इक्वेशन इस तरह दिख रहा है। mx माइनस का स्लोप है प्लस c। अब देखो, अगर x की वैल्यू 0 एक बार हो जाती है तो y बराबर c आ जाएगा। x की वैल्यू एक बार l हो जाती है तो l पुट कर दोगे तो h कट जाएगा, तो y की वैल्यू TL आ जाती है। इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये टेम्परेचर का y एक्सिस पे टेम्परेचर ले लेते हैं, x एक्सिस पे डिस्टेंस को ले लेते हैं। तो नेगेटिव स्लोप है तो y की x 0 पे y क्या दिया है TH, यहाँ पे c की वैल्यू TH है, ये वाली क्वांटिटी 0 हो जाएगी। और L लेंथ पे TL टेम्परेचर है। L लेंथ पे क्या है, TL टेम्परेचर है। तो ये एक लीनियर ग्राफ है, तो इसका कुछ ग्राफ ऐसे आ जाएगा। हमें पता है ये लीनियर इक्वेशन होती है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आ जाएगा। तो ये ग्राफ होता है किसके बीच में, TH, TL और X के बीच में ग्राफ होता है। तो L लेंथ पे, जहाँ पे रॉड की लेंथ L हो जाती है वहाँ पे आपको TL मिलेगा, और जहाँ पे आपने लेंथ स्टार्ट की है तो वहाँ पे आपको TH मिलेगा। तो इसको एक एग्जांपल द्वारा इसको हम कर लेते हैं। ये इक्वेशन हमको अब याद है तो आपको भी याद होना चाहिए। तो एग्जाम्पल क्या है, कह रहा है कि ये 200 डिग्री का टेम्परेचर है, एक रॉड है हमारे पास। रॉड कितना बड़ा है, 10 मीटर का है, और ये जो है 20 डिग्री पे है, 200 से 20 डिग्री पे है। इसका K दिया हुआ है, इसका एरिया A दिया हुआ है। तो इसका ग्राफ बनाना है TH और TL पे। अब देखो हमको इक्वेशन याद है, तो अगर x = 0 से ये x = 10 मीटर और ये x आ रहा है और ये t ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम जब x 0 यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, 200 डिग्री होगा। इस जॉइंट पे रॉड का टेम्परेचर इस टेम्परेचर के बराबर होगा। बिल्कुल ये समझने वाली बात है कि यहाँ पे जस्ट ये टच हुआ है, तो इस जिससे जहाँ पे ये जस्ट टच होता है, ये छोटा सा जगह, यहाँ का टेम्परेचर 200 डिग्री होगा। उससे आगे जब बढ़ेंगे तो लिनियरिटी शुरू होगी। तो यहाँ पे हमारा टेम्परेचर 200 डिग्री होगा। अगर पूछ लिया जाए कि रॉड जहाँ पे जस्ट टच हो रही है वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, क्या 200 से ज़्यादा होगा कि 200 से कम होगा या 200 के बराबर होगा, तुम्हारा आंसर होना चाहिए कि सर वहाँ पे जस्ट 200 होगा। जहाँ पे रॉड स्टार्ट हो रही है उस जॉइंट पे वो 200 होगा। उसके बाद L डिस्टेंस पे, यानी कि इस एंड पे कितना होगा, इस एंड पे 20 होगा, यानी कि यहाँ पे जो टच हुआ है ये रॉड, इस रॉड पे 20 डिग्री होगा। तो ये 20 डिग्री होगा और ये कुछ इस तरह का लिनियरिटी शो करेगा। तो ये हमारा ग्राफ है जो कि बहुत टफ नहीं है, आप कर ले। इसमें देखिए कि जहाँ पे ये रॉड टच होगा उसका 20 डिग्री होगा और ये यहाँ पे रॉड टच होगा 200 डिग्री सेल्सियस होगा।
अब हमने तो स्टडी स्टेट पे इसकी चर्चा कर ली है, तो अब आते हैं बिफोर स्टडी स्टेट क्या चल रही है कहानी। उसमें बहुत ज़्यादा से अपने सिलेबस में नहीं है, तो हम सिर्फ आपको ग्राफ बना देंगे, कहानी में क्या चलता है, क्या होता है स्टडी स्टेट तक आने में वो बता देंगे। उसके बाद हम थर्मल रेजिस्टेंस पढ़ेंगे और उसमें कुछ कॉम्बिनेशन का हम जो रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। तो लेट स्टार्ट विथ बिफोर स्टडी स्टेट। बिफोर स्टडी स्टेट। अब कहानी सुनो क्या चलता है। तो तुम सपोज करो कि दो टर्मिनल है जिसपे एक हाईएस्ट टेम्परेचर एक पे लोएस्ट टेम्परेचर है, उसके बीच में हमें कंडक्शन कराना है। तो हमने रूम टेम्परेचर पे एक रॉड ले लिया है, रूम टेम्परेचर पे रॉड ले लिया। तो रूम टेम्परेचर 20 डिग्री है और सपोज करो हाईएस्ट टेम्परेचर 200 है, लोअर टेम्परेचर 50 डिग्री है। तो ये 200 है और वो 50 डिग्री है और वो 20 डिग्री पे हमारा रॉड है। तो रॉड क्या करेगा कि जब हम रॉड को उसके बीच में लगाते हैं, जब हम रॉड को उसके बीच में लगाते हैं तो होता क्या है कि वो अपना टेम्परेचर मेंटेन करेगा स्टडी स्टेट पे आने के लिए। तो एक एंड उसका जाएगा 200 पे और दूसरा एंड जाएगा 50 पे। जैसा कि हमने लिया है हाईएस्ट टेम्परेचर 200, लोएस्ट टेम्परेचर 50 डिग्री। तो उसको मेंटेन करने के लिए वो एनर्जी को खाएगा। क्या करेगा? स्टडी स्टेट में आने के लिए वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन करेगा अकॉर्डिंग टू टू डिफरेंट एंड। एक एंड पे फिगर बना लेते हैं तो ही समझ में आएगा। तो ये मान लो हमने 200 डिग्री लिया या हमने ये ले लिया TH। एक रूम टेम्परेचर का, ये क्या है? रूम टेम्परेचर पे था, रूम टेम्परेचर पे था जो कि क्या होता है 20 डिग्री, और उसको इसमें लगा दिया। और ये हमारा TL था जो कि हम ले लेते हैं 50 डिग्री। अब क्या है कि बिफोर स्टडी स्टेट में, यानी कि स्टडी स्टेट नहीं आई है, तो इस एंड को तो इसको लाना पड़ेगा कितना 200 और इस एंड को लाना पड़ेगा 50 डिग्री। तो इस रॉड का टेम्परेचर, टोटल रॉड क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पे जो रॉड होता है उसके हर एंड पे, हर एक पार्टिकल पे टेम्परेचर सेम होता है। तो यानी कि पूरी की पूरी रॉड 20 डिग्री पे होगी। अब देखो यहाँ पे 180 डिग्री का इंक्रीज होगा और यहाँ पे 30 डिग्री का इंक्रीज होगा। तो काफ़ी एनर्जी ये लेगा इसको मेंटेन करने के लिए। तो हम दो आर्बिट्री पॉइंट इसमें चूज कर लेते हैं, एक चूज कर लेते हैं A और एक चूज कर लेते हैं B, और A B चूज कर लेते हैं। और हम कहते हैं कि ये अगर इसमें छोटा सा dx का, A पे जाके dx का इंक्रीज हुआ और यहाँ पे B पे जाके छोटा सा dx का इंक्रीज हुआ है, इसका K है, इसका K क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी है जो कि वाट पर मीटर केल्विन होता है। और दूसरा हमारा ये क्या है? एरिया A दिया हुआ है। तो होता क्या है कि ये टेम्परेचर ग्रेडियंट, यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या आ जाएगा? dt/dx। कि जरा सा आगे बढ़े हैं, तो क्या हो रहा है? उसी तरह dx जरा सा बढ़े हुए हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, -KA dt/dx A, कि हमने पॉइंट A पे जरा सा आगे बढ़ा है तो इतनी करंट है, माइनस dA dt dx एट B इक्वल टू क्या? अब K इसका दिया, अब इसका मान लो रो डेंसिटी हो, एरिया ये है और ये लंबाई इसका L है, तो रो AL या DL ले लेते हैं, डिस्टेंस DL ले लेते हैं, तो या DL आ गया। कंफ्यूज मत होइए कि इसका रो डेंसिटी थी, इसका एरिया A था और DL लंबाई थी, या हम मानते हैं ये टोटल L लंबाई है, लेकिन ये लंबाई A और B के बीच की लंबाई DL है। तो इतना मास आ गया इनटू S क्या है? रॉड की स्पेसिफिक हीट ऑफ रॉड, एंड डेल्टा
टी। डेल्टा टी क्या है? यहाँ से और यहाँ के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस। तो जो करंट में चेंज होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ के करंट के बीच में जो चेंजेस आएंगे, अब क्या होता है करंट, हीट करंट क्या होता है, एक सेकंड में कितना हीट ट्रांसफर हुआ। अगर मान लो ये प्रोसेस ये 1 सेकंड के लिए निकाला जाए, 1 सेकंड के लिए निकाला जाए, तो यहाँ हीट करंट माइनस यहाँ हीट करंट 1 सेकंड में, तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा? हीट ही आएगा, और वो भी 1 सेकंड का। तो 1 सेकंड में ये जो हीट यहाँ पे ऑब्जर्व कर ली, वो कहाँ गई? वो यहाँ गई है हीट में। हीट का फार्मूला था एम एस डेल्टा टी, एम को रो ए डी एल इंटू एस इंटू टी। तो स्टेडी स्टेट में क्या होता है कि जो उनके करंट में चेंजेस आते हैं, जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ता है, करंट में जो चेंजेस आते हैं, तो जो चेंजेस जितना आ रहा है वो खपत कहाँ हो रहा है? उसकी हीट बढ़ाने में, उसका टेम्परेचर बढ़ाने में खर्च होता है। तो देखिए समझ में आया है कि जब एक बार स्टेडी स्टेट आ जाती है, क्या होगा जब एक बार स्टेडी स्टेट आ जाए? एक बार स्टेडी आने के बाद ये कोई एनर्जी नहीं खाती है, तो उसके बाद पूरी की पूरी एनर्जी ट्रांसफर होनी चाहिए। लेकिन जब स्टेडी स्टेट नहीं आता है, तो अपना टेम्परेचर राइज करने के लिए, रूम टेम्परेचर से उस टेम्परेचर पे लाने के लिए, जिस टेम्परेचर पे हीट स्मूथली फ्लो हो, ये एनर्जी को खाती है। यही चीज़ होता है बिफोर स्टेडी स्टेट में। तो बिफोर स्टेडी स्टेट में हमारा ग्राफ क्या बनेगा? ग्राफ वही होगा, लेकिन उसका शेप कुछ अलग होगा। ये x है, ये t है, ये th है, ये tl है, और ये l है। तो हमारा ग्राफ क्या ऐसे सीधा आएगा, क्या ऐसे ऊपर की तरफ आएगा, या ऐसे नीचे? यही 3 ग्राफ पॉसिबल ग्राफ हो सकते हैं। देखिए भाई, ये सीधा तो नहीं आएगा, एकदम ऑब्वियस सा पता चल रहा है। लेकिन अगर हम जैसे dx बढ़ रहे हैं, तो क्या हमारा टेम्परेचर T से ऊपर जा रहा है? नहीं भाई, तो ये भी गलत है, ये भी नहीं हो सकता है। हाँ, जैसे ही हम dx बढ़ते हैं, हमारा जो हायर टेम्परेचर से वो लीनियर नहीं, बहुत ज़्यादा ड्रॉप होने लगता है। तो बिफोर स्टेडी स्टेट का ग्राफ कुछ ऐसे आता है। हाइपरबोलिक नहीं बोल सकते हो, थोड़ा कर्वस आता है। तो अगर इस तरह का आपको ग्राफ मिले बिफोर स्टेडी स्टेट का, तो आप उस पर टिक मारिएगा। तो बिफोर स्टेडी स्टेट आपके सिलेबस में नहीं है, बस थोड़ा सा जान लीजिए कि अपने स्टेडी स्टेट पे आने के लिए वो एनर्जी खाती है। वो एनर्जी कहाँ जाती है? टेम्परेचर राइज में जाती है, जो इस तरह दिखता है कि जो करंट में चेंजेस होगा वही वो एनर्जी खाई रहेगी। तो इसको यहीं पे बंद करते हैं पे और स्टार्ट होते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। अब इसका जो है टॉपिक है थर्मल रेजिस्टेंस। यहीं से स्टार्ट होगा आपकी जो है प्राण निकलने वाला टॉपिक। बहुत लोगों को यहाँ से प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ के बाद टॉपिक जो है थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको ईजिली समझ में आए हैं। आपको भी थोड़ा सा एफर्ट लगाना होगा। तो लेट गेट स्टार्टेड विद थर्मल रेजिस्टेंस। क्या होता है कि हम 10th की क्लास में हम रेजिस्टेंस पढ़ चुके रहते हैं, तो मैं मानता हूं कि आपको याद है। तो थोड़ा एनालॉजी लगाते हैं जिससे चीज़ें आसान हो जाए। तो इधर होगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की कहानी और इधर होगा थर्मल रेजिस्टेंस की कहानी। एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ले लेते हैं R, इधर का हाइयर पोटेंशियल, इधर का लोअर पोटेंशियल, इसमें I जाता है हैं। तो क्या आता है, और इसकी R की वैल्यू क्या होती है? रो L बाई ए। हमको पता है रो L बाई ए होता है। तो क्या आएगा, ये हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाती है, तो डेल्टा V इजकल टू I इंटू आर। ये क्या कहता है? ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ तो यही कहता है V इजकल टू आई आर से। अब देखो R की वैल्यू रख दोगे तो I इंटू आर बराबर क्या है? रो L ए, रो L ए। अब I निकाल लो यहाँ से, I बराबर क्या हो जाएगा? ए एल नहीं, ए
एल रो इंटू डेल्टा वी। ये क्वांटिटी आ गई। अब यहाँ इसमें चलते हैं। इसका एरिया ए है, इसकी लेंथ एल है, के इसका वाट पर केल्विन मीटर ये है, ये हायर टेम्परेचर पे है, ये इन लोअर टेम्परेचर पे है, और इसमें एक आई थर्मल करंट फ्लो हो रही है। इसमें क्या हो रही है? आई थर्मल करंट फ्लो हो रही है। तो आई बराबर क्या आता है? के एल अपान ए इंटू नहीं, के ए डेल्टा टी अपान एल। के ए, अब इसको कर लेते हैं, के ए बाई एल इंटू डेल्टा टी आई। टी एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो टी एच की वैल्यू आ जाएगी एल बाई के इंटू ए। कैसे? तो यहीं से चल लेते हैं। आई बराबर होता है डेल्टा वी अपान आर। तो अगर तुम आर निकालोगे तो यहाँ से आर निकालोगे तो इस क्वांटिटी को पूरा तुम्हें 1 अपान करना होगा, यानी कि आर टी बराबर 1 अपान के ए बाई एल। एल जाएगा तो ऊपर हो जाएगा एल ए। तो ये आता है, तो यानी कि हमारे पास ये फार्मूला है। तो इसी को बोलते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। इसमें के क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी होती है। तो इसको अभी देख लीजिए, हैं उसको समझ लीजिए, उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं। मिटका दें इसको। आर टी एच बराबर एल बाई के ए, ये होता है, ये फार्मूला है। तो इसमें एल क्या है? एल है लेंथ लेंथ अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट करंट। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, मान लो कि यही है, ये हमारा एरिया ये है, इसका के है, लेंथ एल है, ये टी एच पे है, ये टी एल है, तो लेंथ क्या होगा? आई ऐसे फ्लो हो रहा है। तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, उसकी लेंथ लेंगे तो वो एल होगा। ए बराबर क्या है? एरिया पर परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ हीट करंट। तो जिस डायरेक्शन में अब एरिया क्या है? एरिया यही है भाई, देखो करंट डायरेक्टली निकल गई, तो करंट के परपेंडिकुलर जो एरिया होती है वही एरिया लिया जाता है, जिस एरिया से करंट परपेंडिकुलर निकल जाए, यानी कि जितने एरिया से वो हीट करंट निकलती है वही एरिया लिया जाता है, जो कि ऑलवेज परपेंडिकुलर आता है। उसके बाद के क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी, और ये डिपेंड करता है मटेरियल पे, डिपेंड ऑन
मटेरियल। अब इसका क्या मतलब है, देखिए अगर आप स्टील के चेयर पे बैठ जाइए तो आपको जल्दी ठंड लगने लगती है, क्योंकि वो हीट का ट्रांसफर बहुत तेज़ी से करता है और वो जल्दी गर्म हो जाएगा। और दूसरा, अगर आप लकड़ी के वुड पे एक चेयर पे बैठ जाओ तो वो धीरे 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 ठंडा होता है, और या तो फिर वो धीरे धीरे आपकी बॉडी से जो है हीट लेगा और वो धीरे धीरे जाके गर्म होगा, हैं वो धीरे धीरे जाके गर्म होगा। तो ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो आप जान ही रहे हो कि कुछ जो हमारे बर्तन होते हैं रसोई में, वो जल्दी गर्म हो जाते हैं, जल्दी हीट हो जाते हैं, लेकिन कुछ बर्तन को हमें ज़्यादा देर तक हीट देना पड़ता है, उतने ही उसको गर्म या उतने टेम्परेचर पे लाने के लिए है। तो अब TH या ये TRT क्या है, वो किस बात पे डिपेंड करता है, वो 4 बातों पे डिपेंड करता है। पहला, मटेरियल पे डिपेंड ऑन मटेरियल, इसको समझ लेते हैं। हमारे प्लास्टिक का तो थर्मल रेजिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट इन्फिनिटी के बराबर होता है। इसी वजह से हमारे बर्तनों के ऊपर प्लास्टिक के वो कवर चढ़ाए गए होते हैं, ताकि उसको पकड़ के हम उसको उतार सके, उसको पकड़ के हम उसको चढ़ा सके, उसको इधर से उधर ले जा सके। तो माना जाता है कि प्लास्टिक जो होती है, बैकलाइट वगैरह होती है, वो हीट का ट्रांसफ़र बहुत स्लो करती है, बहुत ज़्यादा हीट देने पे बहुत मामूली सा गर्म होती है। तो थर्मल रेजिस्टेंस उसका बहुत ज़्यादा होता है, वो डिपेंड करता है मटेरियल पे। दूसरा, डायमेंशन पे डिपेंड ऑन डायमेंशन, डिपेंड ऑन डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या है, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसे बनावट है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। डायमेंशन क्या ही मतलब कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है। हमने देखा है ना फार्मूले में A और L आ रहा है, तो उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, उसके आधार पे भी वो हीट फ्लो करेगा। यानी कि ये TH जो है हमारा थर्मल रेजिस्टेंस, वो लंबाई चौड़ाई पे भी डिपेंड करता है, लेकिन K नहीं करता है। K सिर्फ ओनली जो है मटेरियल पे डिपेंड करता है। जो K आता है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी को शो करता है, लेकिन जो थर्मल रेजिस्टेंस आता है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, उसके स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड कर रहा होता है, और उसके तीसरी चीज है डायरेक्शन ऑफ फ्लो पे भी डिपेंड करता है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट दिख रहा है ना सबको, कि उसके डायरेक्शन ऑफ फ्लो पे भी डिपेंड करता है। और पांचवी चीज, टेम्परेचर डिफरेंस पे भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर ऑफ बॉडी का टेम्परेचर कितना है, उस बात पे भी डिपेंड करेगा कि उसका थर्मल रेजिस्टेंस कितना होगा। यानी कि 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। वो किस मटेरियल का बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उस पर किस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है, और उसके उस बॉडी का टेम्परेचर क्या है, उस बातों पे भी डिपेंड करता है। तो पॉज करिए, इन सारी चीज़ों को लिख लीजिए। ये सारी चीज़ें आपको मुँह ज़बानी याद होना चाहिए, आपको रटा हुआ होना चाहिए। हाँ, रटने से कुछ लोग कह रहे रटना चाहिए, एडवांस में रटना, बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें रटी होनी चाहिए। उसको समझने के बाद अंधविश्वासियों की तरह रट्टा मार लो। आपको ऐसे जवान पे होना चाहिए। अगर कोई पूछे कि थर्मल रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी 4 चीज़ पे होता है भैया, मटेरियल, डायरेक्शन, डायमेंशन एंड बॉडी ऑफ टेम्परेचर। और आपको थर्मल कंडक्टिविटी पूछे तो सीधा वो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल लिया है। तो फर्दर आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब चर्चा ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स का नहीं, स्ट्रक्चर पे, कि अलग अलग स्ट्रक्चर पे क्या होगा। तो पहला एग्जांपल लेते हैं, एक क्यूब की तरह हो, इसका हमें थर्मल रेजिस्टेंस निकालना है। ये E है, ये B है, ये C है, ये J है, ये B है और ये C है। इसका के थर्मल कंडक्टिविटी दिया हुआ है W/K × मीटर। अब देखो, करंट इधर से जाती है और इधर निकल जाती है, तो इसका RT क्या होगा, RT1 क्या होगा, लेंथ B है, एरिया A × K A × C है। समझ में आया, ये वाला एरिया
और ये वाली लेंथ। उसी तरह ऊपर से करंट घुसी और नीचे से करंट निकल गई। तो ऊपर से करंट घुसी तो टोटल डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया ए, के इसका क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है, और एरिया क्या है, ये ऊपर वाला एरिया ले लो भाई या नीचे वाला एरिया ले लो, तो नीचे वाला C इंटू बी। और दूसरा बाहर की तरफ, बाहर की तरफ क्या आ रहा है, तो बाहर की तरफ आते वक्त इसका जो है RT3 RT2, बाहर की तरफ आते वक्त इसकी जो लेंथ है वो C है, K, और बाहर की तरफ तो ये वाला एरिया का ये वाली लेंथ B, और ये वाला एरिया B इंटू AB। तो देखिए तीनों निकल गया है। आप इसको कर लीजिएगा, एक बार घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा फार्मूले में, तो आपको आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसान है। जिस फेज से करंट निकली है उसका तुम एरिया ले लो, और जो डिस्टेंस चल रहा हुआ है उसको लेंथ ले लो, ओके से मल्टीप्लाई नीचे कर दो। तो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, इसको 2-3 बार पॉज करके देखते रहिए। इसके बाद चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, कम ही लेकिन ऐसा ले लेंगे कि तुम्हारे प्राण निकल जाए। समझ में तो आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना आसान वाला भी नहीं है, तो वीडियो को पॉज करके देखते रहिए। एक सिलेंड्रिकल टाइप का हमारे पास कंडक्टर है या रॉड है, लेकिन वो बीच में छेद हुआ है। तो ये बीच वाला रेडियस R1 है और बाहर वाला रेडियस R2 है। टोटल लंबाई इसकी L है और इसका थर्मल कंडक्टिविटी K दिया हुआ है। तो इसका आप RTH कैसे निकालोगे, बहुत आसान है। इसकी लेंथ क्या है, L है, कंडक्टिविटी क्या है, K है, एरिया क्या है, पूरे एरिया में से छोटा सा एरिया घटा दो भाई। ये बड़े वाले जो रेडियस का, बड़े वाला रेडियस का सिलेंडर दिख रहा है, सिलेंड्रिकल टाइप का है, तो उसमें से छोटा सिलेंडर घटा दो, तो पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। बहुत आसान है। इसमें घबरा जाते हैं लोग कि अरे उतना मटेरियल बीच से निकाल लिया तो क्या हुआ, अरे भैया उसका एरिया घटा दो ना भैया, इतने में तो नहीं जाएगा, बाकी सब तो जगह तो जाएगा। तो टोटल एरिया में से छोटा सा एरिया घटा दो, आ गया, बात खत्म हो गई। तो नोट कर लीजिए। हाँ, और इसका यूनिट क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट हमने बताना भूल गया, वाट केल्विन होता है। नहीं यार, केल्विन वाट होता है। निकाल लेते हैं भैया, हम तो निकाल सकते हैं, तो निकाल के क्यों नहीं लेते हैं। सर आप तो बहुत कंफ्यूज करते हो, पूरा फिजिक्स ही कंफ्यूजन है भाई। I बराबर डेल्टा टी अपान R होता है, तो R बराबर डेल्टा टी, इसको केल्विन में लिखते हैं, केल्विन में। और I क्या होता है, I ही होता है डेल्टा Q अपान डेल्टा टी। डेल्टा Q होता क्या होता है, एनर्जी, और T क्या होता है, टाइम। एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है, वाट। तो यहाँ पे जो R आता है उसका क्या है, केल्विन अपान वाट। इसको याद रखना है, इसको डायमेंशन में पूछ सकता है कि इसका, और नीट वाले तो बिल्कुल याद रखे। तो थर्मल रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, केल्विन अपान वाट। तो हम आते हैं फिर अगले एग्जाम्पल में, क्योंकि हमें आज RT ही निकालना है। तो फिर सेम एग्जाम्पल, सेम ब्लॉक लेते हैं। इस स्मॉल वाले का क्या है, R1 है, इसको मिला दे यार। लेंथ L है, K दिया हुआ है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी उसका क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी का होता है वाट केल्विन मीटर, वाट केल्विन मीटर होता है। और बड़े वाले रेडियस का
R2 होता है। अब की हीट कैसे गया है, ऐसे गया है और ऐसे निकला है। अरे भैया ये क्या कर दिया सर। देखो इस बार इसका एरिया चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, इसका एरिया चेंज हो रहा है। तो इसको नॉर्मल नहीं निकाल सकते हो, थोड़ा सा इसमें हमको लगाना पड़ेगा दिमाग। तो आइए इसको ध्यान दीजिए, इसमें क्या हो रहा है कि ये सीधे सीधे निकल रहा है तो इसका एरिया चेंज हो रहा है। अगर आप सोच पा रहे होगे तो इसका एरिया वेरिएबल है, इसको नॉर्मल इसका एरिया नहीं निकाल पाओगे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए हमें एक रिंग, इस क्रॉस सेक्शन को देखना होगा। एक ऐसे आपको सर्कल लेना होगा और इस क्रॉस सेक्शन में देखें तो ये जो है R2 है और एक छोटा सा वाला R1 है। अब x डिस्टेंस पे जाके तुम एक पतला सा रिंग ले लो। क्या ले लो, x डिस्टेंस पे जाके पतला सा रिंग ले लो और उससे छोटा सा dx ले लो। यानी इस रिंग की मोटाई क्या है, dx है। छोटा सा नन्हा सा, बहुत छोटा सा, इतना छोटा सा कि कई सारे पुस्ते, अगर मान लो जैसे तुम्हें पता करना कितना छोटा है, 0 करो 0 0 0, कई सारे पुस्ते लगाओ, 3 4 5 पुस्त लगाने के बाद एक छोटा सा 1 लिख दो। तो इतना छोटा सा लिए हैं, बहुत छोटा सा लिए हुए हैं। तो ये यहाँ तक फैला हुआ है। तो इसका dr क्या आएगा, छोटी सी लेंथ है, dx k है, एरिया क्या होगा, इस छोटे का सरकमफ्रेंस क्या होगा, सरकमफ्रेंस होगा 2 पाई x। और यही L तक फैला हुआ है। तो एक डिस्क 2 3 4 5 रिंग ऐसे रखते जाओगे L तक, तो ये पूरे का सरफेस एरिया दे देगा। तो 2 पाई x इंटू L। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, कहाँ से कहाँ तक, बाद में इसकी लिमिट लिखेंगे। अभी यहाँ तक सभी लोगों ने कर लिया कि हमने इस क्रॉस सेक्शन को लिया, उस पे x पे जाके जो एक रिंग ले ली और छोटा सा उस रिंग की जो है मोटाई है dx, और उस dx का हमने क्या निकाल लिया, dr निकाल लिया। उस dx का हमने क्या निकाल लिया, dr निकाल लिया। यहाँ पर देखिए यहाँ तक, उसके बाद हम आगे करते हैं। अब इसमें क्या बचा है, ये रिंग जो है r स्मॉल r से कैपिटल R तक बढ़े, यानी कि कैपिटल R यहाँ पे है, तो इसका स्मॉल r से R2। तो लिमिट सभी को समझ में आई। लिमिट तो यही होगी ना भैया, यहीं से तो मटेरियल स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ तक की लंबाई सेंटर से R1 है और यहाँ पे सेंटर से R2 है, तो R2 में से R1 घट जाएगा तो वही तो बचेगा। तो ये लिमिट होता है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, बहुत ही हलवा है, इतना भी हलवा नहीं है जितना सर आप भूल रहे हो बेटा, बहुत हलवा है। बस आपको करना चाहिए। तो क्या होगा, 1/2 पाई KL, या फिर आप लिखो 2 पाई KL और इंटीग्रेशन R1 से R2 dx/x। dx/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो ln x होता है। तो यहाँ पे लिख ले 1/2 पाई KL ln x R1 से R2 तक। क्या हो जाएगा, R1 से R2 तक। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे 2 पाई x KL ln R2 माइनस ln R1, तो वो क्या हो जाएगा, 1/2 पाई KL ln R2/R1 कि R1/R2। R2/R1।
तो यही हो गया है। तो हम लिख सकते हैं इसका RTH क्या आएगा, 2 पाई x के एल एन एल R2 अपान R1। इसको बॉक्स में बंद कर लो। तो हम चाहते हैं इस क्वेश्चन को एक बार देखिए, उसके बाद अपने से प्रैक्टिस करिए, फिर देखिए नहीं समझ में आया फिर प्रैक्टिस करिए, 2-3 बार करिए तो ये हो जाएगा। इसमें इंटीग्रेशन ही है और थोड़ा सा सोचने का कि x पे जाके dx लेना होगा। तो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं और आगे चलते हैं, स्फीयर का निकालते हैं। किसका निकालते हैं सर? स्फीयर का निकालते हैं। स्फीयर का क्या निकालते हैं? एक स्फीयर है और उसके बीच में एक छोटी सी कैविटी दी हुई है। तो कैविटी क्या है? R1 की है और टोटल स्फीयर क्या है? 2R का है। अब किधर से भी इसको जो है एनर्जी का ट्रांसफर है, हीट का ट्रांसफर ऐसे कुछ हो गया, क्या अंदर से हो गया? अंदर से बाहर की तरफ हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, अंदर से बाहर हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसको कैसे करोगे? तो इसको यहाँ से ये मिटा देते हैं। इसको करने के लिए आपको एक छोटा सा स्फीयर, एक्स पे जाके एक छोटा सा स्फीयर जिसकी मोटाई dx लेना होगा। यार रिंग ले लो, फिर उसको पूरी तरह से स्फीयर में कन्वर्ट कर देना। तो इसमें ये जाके एक्स पे जाके dx मोटाई का रिंग ले लो और उस रिंग को चारों तरफ फैला दोगे तो वो क्या हो जाएगा? स्फीयर हो जाएगा, ये dx हो जाएगा। तो सेम इसका RTH क्या आएगा? वो dx इसकी मोटाई अपान के 4 पाई x स्क्वायर बस। क्योंकि ये सरफेस है। अब देखो इसमें सर कितने लोगों को प्रॉब्लम हुआ, अरे सर रिंग लिया। अब रिंग लिया है तो कहने का मतलब जब स्फीयर में लोगे तो एक एक्स पे जाके एक रिंग टाइप का पहले ले लो तो जिसकी मोटाई x हो। अब उसको चारों तरफ से मतलब 3D में उसको इमेजिन करो। 3D का जो है तुम सरफेस एरिया लोगे तो वो एक्चुअल में क्या आ जाएगा? वो एक स्फीयर का ही सरफेस एरिया आ जाएगा। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है सर? 4 पाई x स्क्वायर होगा। अब इसको इंटीग्रेट कर दो R1 से लेके R2 के बीच में। इसको मिटा देते हैं। ये ऐसे ही लगाया जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। तो इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो 1/4 पाई के इंटीग्रेशन R1 से लेके R2 तक d/dx स्क्वायर। तो इसको करोगे 4 पाई x, तो ये हो जाएगा x -2 पे +1 -2 पे +1। तो और इस पे होगा R1 से R2। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1/4 पाई के R1 -R2। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, देखिएगा ये वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। ये RTH आएगा। तो लिख दे इसका RTH क्या आएगा? 1/4 पाई के 1/R1 - 1/R2। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको बॉक्स में कर लीजिएगा। यही स्फीयर का होता है। सर वो देना था। चलिए आप वहीं रहिए, वही समझवा लेगा आपका। तो आपका याद आता है तो देख लीजिए, इसको इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। इसके बाद जो है हम दिस इज डेडिकेशन।
और इसमें जो है एक और जे एडवांस पूछता है, उसका निकाल लेते हैं और फिर इसको बंद करते हैं। लड़कों को बहुत परेशान करता है, ये ए है और ये बी है। कुछ साफ सा बना दें यार। भोपू टाइप का है, इधर से बोलो भू। तो इधर का जो रेडियस आया है b है, इधर का रेडियस a है। अभी कंडीशन दी है कि b माइनस ए जो है और इसकी लेंथ l है, क्या है, l है। तो b माइनस ए इज लेस देन l, और ये इसका सेंटर है और इसका k दिया हुआ है। तो इसका हमें थर्मल रेजिस्टेंस निकालना है, इसका हमें थर्मल रेजिस्टेंस निकालना है। तो निकालते हैं भाई। अब क्या है, इसको लिखाने का एक ही तरीका है कि हम x पे जाके एक dx का डिस्क ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? अब ये जो है रेडियस इसका क्या है, डिस्क का r है, और ये यहाँ पे इसका dr क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस है। x पे जाके dx चौड़ाई की जो है हमने एक डिस्क माना है। तो यहाँ पे बना लेते हैं कि ये कुछ इस तरह का डिस्क होगा जिसका रेडियस r होगा। क्या होगा? r होगा। अब देखो ये डिस्क है तो इसकी ऐसे मोटाई होगी ना, ऐसे मोटाई होती जाएगी, ऐसे मोटाई बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे हम यल को इधर से उधर, ये डिस्क ऐसे फैलता जाएगा, एक के बाद 2 3 4 करते जाओगे तो इस तरह इसकी मोटाई बढ़ती जाएगी। तो इसका एरिया क्या होगा डिस्क का? पाई आर स्क्वायर, हम सभी को पता है। ये डिस्क है। तो जब हमने आर पे एक्स पे जाके dx का एक डिस्क ले लिए हैं, dx चौड़ाई का डिस्क ले लिया जिसका एरिया ये होता है, तो आर टी एच डिफाइंड है इसका कैसे, dx जो कि लेंथ होता है, k हमें दिया हुआ है, एरिया क्या है, पाई आर डिस्क का रेडियस का स्क्वायर। ये हमारा आ गया क्या, आर टी एच, यही होता है। अब हमें किसी तरह dx और r के बीच में रिलेशन पता चल जाए तो हम इसको इंटीग्रेट कर लें। तो इसको मिटकाते हैं और आगे चलते हैं, थोड़ा सा ज्योमेट्री लगेगा। ज्योमेट्री क्या लगेगा उसको देख लें। जैसे जैसे लंबाई बढ़ाते हैं हमारा रेडियस किस तरह बढ़ रहा है उसके बीच का रिलेशन। अगर हम लंबाई जब हमें x बराबर 0 पे थे तो हमें उसका रेडियस यानी कि जो डिस्क का रेडियस आया है, शुरू जहाँ से ये भोंपू स्टार्ट हुआ था, भोंपू जो स्टार्ट हुआ था वो a था। छोटा सा बना लेते हैं, बाद में हम मिटका देंगे इसको। और ये l लंबाई का और ये b। तो जब शुरू किए हैं x को तो इसका जो है एरिया नहीं, इसका रेडियस a है। आगे जाते हैं, जैसे जैसे जाते हैं तो इसका रेडियस जैसे धीरे धीरे बढ़ता रहता है, हमें भी पता है, देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जब हम इसको कहाँ पे, l पे पहुँच जाते हैं, यानी ये लंबाई जब l तक हो जाती है तो इसका क्या हो जाता है, ये b हो जाता है, ये इसका थीटा है। तो हम इसका इक्वेशन लिख लें। तो r बराबर क्या होगा, r बराबर होगा b माइनस ए अपान एल। ये थीटा की वैल्यू आएगी b माइनस ए अपान एल। सबको समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये l होगा तो ये क्या होगा, ये इतना b माइनस ए।
तो ये अपान ये जो होता है टेन थीटा को देता है, तो वही तो टेन थीटा यानी कि m ही टेन थीटा होता है, जो कि b माइनस ए अपान एल होगा इंटू x माइनस ए, माइनस ए नहीं प्लस ए होगा। देख लें क्या इक्वेशन सही है, इक्वेशन चेक कर ले। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू, इसको दो बोथ साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डी आर बराबर बी माइनस ए अपान एल डी एक्स आ गया। देखो क्योंकि ये कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, तो हमें r और dx के बीच में रिलेशन आ गया। क्योंकि ये यहाँ r है तो dx की वैल्यू अगर यहाँ से हम पुट कर देंगे तो इसका जो है हम कर सकते हैं। तो इसको हम मिटा दें, नोट कर लीजिएगा, इसको हम मिटा दें फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से dx निकालोगे l b माइनस ए इंटू डी आर, तो इसको यहाँ पे रखते हैं आर टी बराबर के, इसको रखोगे b माइनस ए इंटू एल और डी आर अपान टी आर का स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो r की वैल्यू कहाँ कहाँ से चेंज हो रही है, r की वैल्यू a से b तो ही जा रही है, तो a से b के बीच में इंटीग्रेट कर दोगे तो इंटीग्रेशन क्या होगा, जो पिछले में इंटीग्रेशन था स्क्वायर वाला वही होगा, तो ये आ जाएगा 1 अपान माइनस 1 अपान r a से b। जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो k b माइनस a माइनस b, तो इसको मिटा दें, आगे देखते हैं। तो जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे एक स्टेप और, इसमें ये पाई हमने छोड़ दिया, ये पाई का ध्यान दिए, पाई पाई b माइनस ए बी माइनस ए ने बी माइनस ए को मारा तो क्या आ जाएगा एल के पाई ए बी। एक बार डेरिवेशन फिर से देख लें, डेरिवेशन में कुछ खास नहीं है, लेकिन आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो ये पूरी तरह से याद आ जाएगा। क्योंकि एक्स पे जाके ds का एक डिस्क लेना है, किस तरह वो डिस्क की का जो रेडियस है ना, वो जैसे जैसे लेंथ बढ़ाओगे वो चेंज होगा। तो वो हमने निकाला है, ग्राफ बना के रेडियस और एक्स के बीच का रिलेशन निकल आएगा और वैल्यू पुट करके ये जो है इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा। तो हमें आ गया, तो हमारा आर टी एच जो आएगा, मिटका दें, फाइनल आर टी एच क्या आ गया, या आर टी क्या आ गया, एल के पाई ए बी। अब इससे ज़्यादा टफ तुमको किसी भी डायमेंशन का आपको नहीं देगा, इससे ज़्यादा टफ डायमेंशन का कोई आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये सबसे टफेस्ट थे जो मैंने इजीली तुमको करा दिए। नॉर्मल ही पूछा जाता है, लेकिन इन तरह के क्वेश्चन आए हैं, स्फीयर आया है, या फिर जो मैंने तुमको दिया कि रॉड है, किस तरह से हीट का फ्लो हो रहा है तो जैसे चेंज हो रहा है, तो हमने अब तक की जितनी भी वैरायटीज़ होती हैं वो मैंने करा दिया है। अब इसके बाद जो है फर्दर जो है कुछ और पढ़ाया जाएगा, इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाया जाएगा। तो इसको एक बार कर लीजिएगा और आप एससी वर्मा या दूसरे जगह से जो भी क्वेश्चन मिले इसको अप्लाई करके कर लीजिएगा। तो मेन फंडा है भैया, हम कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर कर देंगे तो आपके पास क्वेश्चनों का भरमार होगा, आप उस पर प्रैक्टिस करके उन कॉन्सेप्ट को मजबूत कर लेंगे। तो एक टीचर का इतना ही होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, और मेरा जो है चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं दीपक कुमार, फिजिक्स फैकल्टी, और मेरे चैनल का नाम है अखंड बैक बेंचर NCG, तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगले लेक्चर में आपको हम कुछ और पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।